देश में इन दिनों चुनाव को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। जो हमारे देश में चुनाव आयुक्त होते हैं, जो सारे देश के चुनावों को करवाने के लिए जिम्मेदार संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके प्रमुख की नियुक्ति को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं देश में। इन तमाम बातों को के इर्द गिर्द मुख्तसर सी ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पर हम विस्तार से आज बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने की जो शख्सियत हैं उनका नाम है डॉक्टर SY कुरैशी। न्यूज़ लॉन्ड्री में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी किताब आने वाली है और ये किताब में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, समय समय पर बिट्स एंड पीसेस में लोगों ने पढ़ी हैं, छोटे छोटे हिस्सों में। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक किताब लिखी थी, सबसे पहले 2014 में। उसका नाम था एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। कि इंडियन इलेक्शन होता कैसे है, इतनी बड़ी दुनिया की बिगेस्ट एक्सरसाइज। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका लफ्ज़ यूज़ किया था, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। तो उस किताब में तो हमने इलेक्शन कमीशन की पैदाइश, उसका एवोल्यूशन वगैरह कैसे फंक्शन करती है, उसकी डिटेल, इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या होते रहे हैं, क्या आगे ज़रूरत है, डिमांड है, वो सब लिखे थे। इस किताब ये एक टोटली टॉपिकल है, वो तो एक एवोल्यूशनरी हो गई। तो अपनी जगह बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, एनेक्डोट्स ही एनेक्डोट्स हैं। अच्छा। इसमें सारे जो भी कंट्रोवर्सी, कोई भी डिबेट, कोई भी चीज़ शुरू हुई, कोई पार्टी में स्प्लिट हो गई पिछले दिनों जैसे शिवसेना में हुई, जी, तो उस पर बहुत दिन तक चल रहा है, अभी तक आज तक कोर्ट में केस चल रहा है। तो उसके ऊपर 2-3 आर्टिकल लिखे थे। पार्टी की स्प्लिट होती है तो क्या करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में लीगल इश्यूज़ क्या हैं, एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो इलेक्शन रिलेटेड हर इशू इस किताब में आपको मिलेगा। लेकिन किसी डेमोक्रेसी में क्या सिर्फ ये तर्क हो सकता है कि एक पूरे प्रक्रिया को उसमें हटाकर और सिर्फ 5 साल में एक बार कोई एक सिंगल चुनाव हो? डेमोक्रेटिक तरीके से ये कोई बहुत फीजिबल ऑप्शन है? देखिए, ये जो डिबेट चल रही है, ये इसका कोई सिंगल आंसर पॉसिबल नहीं है। जी। कि ये इसको कहें कि बहुत अच्छा आइडिया है या ये कि बहुत बुरा आइडिया है। इसमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नुकसान हैं। और तो इसलिए इसका जो ग्रे एरिया है वो काफ़ी है। 4 रीज़न दिए गए थे। उन चारों का एनालिसिस करेंगे अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो कि जी कॉस्ट बड़ी होती है, और कॉस्ट के भी 2 एलिमेंट्स हैं। कि कॉस्ट जो इलेक्शन मैनेजमेंट की गवर्नमेंट करती है, इलेक्शन कमीशन करता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंपेन करने वाले कैंडिडेट्स करते हैं, वो दोनों मिला कि कॉस्ट की बात है। तो दूसरा है कि काम ठप हो जाते हैं, सारे मॉडल कोड की वजह से काम रुक जाते हैं। और तीसरा है कि पॉलिटिकल पार्टी और वर्कर्स, उनको टाइम नहीं मिलता, तो हमेशा चुनाव में वो हमेशा चुनाव में बिजी रहते हैं। और लेकिन जो चीज़ें इन्होंने नहीं कही, तीनों ये इम्पॉर्टेंट बातें, जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में जाती है, कि इलेक्शन के जैसे ही आने वाला होता है तो कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड इलेक्टोरल करप्शन बढ़ जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा जहर उन दिनों फैलता है कि ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स शुरू होती है। जी। तो अगर हम इलेक्शन मोड में ही रहेंगे तो हम हमेशा कम्युनल कास्ट पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन में ही रहेंगे। तो वो चौथा रीज़न है। एक तरफ वो अनाप शनाप पैसा जो कि 60,000 करोड़ रुपए का एक अनुमानित एस्टिमेट है, वो पैसा उसमें पंप कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लॉजिक ये दे रहे हैं कि पैसा खर्च हो रहा है, ये खर्च हो रहा है, वो कर रहा है एक। अब ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि आप एक कंस्टिट्यूएंसी में पार्टी का एक आड़ लेकर, एक शैडो लेकर अनाप शनाप पैसा वहीं उसी कंस्टिट्यूएंसी में खर्च करते हैं, और फिर जनता के बाद दूसरा एक विचार लेके आते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हम पैसा बचा लेंगे। आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, और ये मैं खुद भी इस पर आता, लेकिन आपने उसको फ्लैग कर दिया कि ये जो 60,000 करोड़ है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट वगैरह खर्चा मिला के है। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई लिमिट नहीं होती। जी। लिमिट है लॉ में फिक्स है, कि लॉ ये कहता है कि इलेक्शन में कैंडिडेट के ऊपर एक्सपेंडिचर की लिमिट होनी चाहिए। और उसकी लॉजिक ये है कि ताकि ये ना हो कि सिर्फ अमीर लोगों का खेल होकर रह जाए और आम जिसके पास उतना रिसोर्स नहीं है वो भी इलेक्शन लड़ सके। लेकिन ये लिमिट फ्रॉम टाइम टू टाइम बढ़ाई जाती रहती है, रैशनल की जाती है। आखिरी जो हुआ था कि जैसे लोकसभा इलेक्शन में
तकरीबन 80 लाख है शायद, 80 लाख 80 लाख है। अच्छा, 80 लाख के ऊपर 1 रुपया भी आप खर्च करेंगे तो आपका इलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दूसरी तरफ जो एक बड़ा कंट्रडिक्टरी काम है, जो लॉजिक है कि भाई लिमिट होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी आपके ऊपर 8 करोड़ 18 करोड़ 80 करोड़ खर्च कर सकती है। तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिस्टर्ब हो गई, खत्म हो गई। लिमिट की जो लॉजिक थी वो डिफाई हो गई, तो लिमिट लगा दीजिए। एक तो ये रिफॉर्म के नाम पर जो ये लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड, इसकी क्या स्थिति है और क्या इसने उस लेवल प्लेइंग फील्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है? ये किसी एक पार्टी के फेवर में काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पर ये पार्टियों वाला लिमिट नहीं फिक्स करने की मंशा दिखती। सरकार ने यह दलील दी कि जी डोनर सीक्रेसी चाहता है। ये मैं इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि डोनर तो 70 साल से डोनेट कर रहा था और हर बड़ा डोनर सभी पार्टी को डोनेट करता था। कोई भी पार्टी पावर में आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो सबको डोनेट कर रखा है। तो वो वो डरता है, क्यों डरेगा? वो तो 70 साल से तो दे ही रहा था। 70 साल में तो मैं कहता हूँ रूलिंग पार्टी बताए कि आपने जिसने डोनेट आपको नहीं किया था, क्या आपने उसको हैरास किया? नहीं किया होगा। क्या किसी दूसरी पार्टी आपके नॉलेज में है कि उसने हैरास किया अगर पावर में थी और अपोजिशन को चंदा दिया तो हैरासमेंट हुई? ये सब कहने की बात थी। अगर ये किसी डोनर ने कहा भी तो क्यों कहना चाहोगा कि एक अंग्रेजी का एक लफ्ज़ जो है क्विड प्रो को, बदले में क्या मिला, लेना और देना देना कि जी अगर किसी ने 5 करोड़ दिए 10 करोड़ दिए तो मुफ्त में तो आदमी कोई कुछ नहीं देता, उसके बदले उसको फ़ायदा चाहिए। फ़ायदा क्या हो सकता है? उसको वही कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, कोई उसको पॉलिसी ऐसी होगी जो उसको फ़ायदा पहुँचाएगी, उसको कोई लाइसेंस मिलेगा और उसको बड़े बड़े बैंक के लोन मिलेंगे जो लेके वो भाग जाएगा। इसकी क्या वजह रही? क्या पॉलिटिकल प्रेशर में इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा इस समय है, इसकी वजह से ये हो रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन में चूँकि मैं खुद रहा हूँ तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा जी। ऐसा नहीं है कि मेरे इस पे विचार नहीं है, हाँ। लेकिन मैं वो एक्सप्रेस करने में मतलब होते हैं इस तरह की चीज़ें नहीं हो बज़ाहिर कि भाई ये बड़ा क्लियरली आपने एक एफिडेविट दिया और बाद में उस स्टैंड में आपने बिल्कुल उलट दे दिया। राज्यसभा में नए जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनने की प्रक्रिया है, उस पर से संबंधित बिल पेश किया गया और उसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं। अब तो एक तो ये कन्फ्यूज़न है, लोगों को लग रहा है कि सरकार ने जो नया बिल बनाया है उसमें से सीजीआई को जानबूझकर निकाल दिया है। निकाल तो दिया है लेकिन वो परमानेंट सिस्टम नहीं था। जब ये सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन में ही ये था कि जब लोकसभा कोई कानून बना देगी तो ये नल एंड वाइड हो जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है सब्जेक्ट टू एनी लॉ विच पार्लियामेंट में मेक इन ड्यू कोर्स। तो उम्मीद ये थी कि साल 2 साल 5 साल 20 साल में लॉ बन जाएगा, कोई कानून बना नहीं 70 साल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि साहब 70 साल हो गए अभी तक आपने इस पर कानून नहीं बनाया, कानून बना लीजिए। और जब तक कानून नहीं बनाते तब तक हम इंटरिम अरेंजमेंट ये सजेस्ट करते हैं कि एक कोलिजियम प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है CIC के लिए, CVC के लिए, डायरेक्टर CBI के लिए, जिससे नेशन परिचित है, कि वो उस सिस्टम को जब तक हम उसका इस्तेमाल करेंगे और आप लॉ बना दीजिए। आप सरकार ने कोई उल्लंघन नहीं की सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक, उन्होंने बल्कि उसी कंप्लायंस में एक्ट लिया है। लाने की बात की अभी तो नहीं आया है वो बिल, लेकिन उसमें सरकार उस एक्ट में जो चाहे कर सकती है। सरकार उसमें ये भी फैसला कर सकती है कि जो सिस्टम 70 साल से चल रहा था वही ठीक है, कहने को कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि यही कोलिजियम आप डालिए, उन तो वो अपना इंटरिम अरेंजमेंट बताया था। पेड न्यूज़ कितनी बड़ी समस्या है देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर। काफ़ी सैकड़ों केसेस पकड़े गए थे पेड न्यूज़ के, और ड्यूरिंग द इलेक्शन तो वो हिसाब किताब करने में कि ठीक है हमने दिया तो था लेकिन छुपाया था, लेकिन हम कर देंगे। लेकिन जब इलेक्शन हो चुका और आपने अकाउंट सबमिट कर दिए तो आप रिट्रोस्पेक्टिवली तो चेंज नहीं कर सकते, तब तो फंस जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम तो अभी है, तो ये अभी भी परसिस्ट कर रही है। ये अभी भी है। कुछ हद तक इसके ऊपर चेक हुआ है, काफ़ी लोग केस पकड़े गए,
लेकिन मैं ये कि इसको समझें कि पूरी तरह कंट्रोल में आई, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तो मीडिया बहुत ही एग्रेसिवली फंडिंग से चलने लग गया है। लेकिन हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक मीडिया कमेटी, मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी बनाई थी, जिसका काम यही था कि ज़रा देखो, अखबार पढ़ो, न्यूज़ देखो कि इसके कोई सस्पेक्टेड पेड न्यूज़ है तो पकड़ो। शुरू में कैसे पकड़ी गई कि अगर हम दो राइवल कैंडिडेट हैं, दोनों के पास वो आया, दोनों ने खरीद लिया, कोई एक बता देगा, तो होता क्या था कि पकड़ा कैसे गया था शुरू में कि उसमें पहले ही पेज पे हम दोनों ने पैसे दे रखा है कि जी फला पार्टी जीत रही है, कैंडिडेट जीता हुआ है बिल्कुल पक्का गारंटेड। उसी पेज पे दूसरी खबर है, नहीं दूसरा राइवल है वो जीता हुआ है पक्का, उसकी गारंटी, दोनों को जीता हुआ दिखा दिया क्योंकि दोनों ने पैसे। दैट इज हाउ ये इट केम टू लाइट इनिशियली। तो अब थोड़ा वो फिर हो, ये क्या होता था, एक ही उन्होंने प्रेस रिलीज निकाल दी, वो सब में छप गई, तो इट वाज ए प्रूफ कि ये पेड न्यूज़ है। अब ज़रा सी मेहनत करनी पड़ेगी कि हर एक को कस्टमाइज़ करके न्यूज़ दी जाएगी, आपको कुछ और लिख के देंगे, दूसरे अखबार वाले के लिए थोड़ा सा रीड्राफ्ट कर देंगे। तो होशियारियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन आज रिसेंटली पेड न्यूज़ पे कितना कंट्रोल है कितना नहीं है, कोई बहुत दिन से सुना नहीं इसके बारे में। तो ये प्रिज्यूम करते हैं कि या तो लोगों को इसकी आदत पड़ गई, या ये कि इतना गंभीर मसला नहीं रहा ये। फ्री में इतना ही मिलेगा। अगर पूरा इंटरव्यू देखना है बिना काटे पीटे तो सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री को। क्यों? क्योंकि हमारा स्लोगन है मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें, यानी आपके खर्च पे आज़ाद है खबरें। हम ऐड या विज्ञापन नहीं लेते। हमारी सारी पत्रकारिता, सारा जर्नलिज्म आपके खर्च पर इंडिपेंडेंट है। तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लिंक पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।